फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में आप लोग सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये जो है तीसरा चैप्टर का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, पहले जरा सा हम इसके बारे में हल्का से बता देते हैं आपको। हिंद चीन जो है ना, ये एशिया का भाग है ना। दक्षिण एशिया को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा। हमारा बात को ध्यान से सुनिएगा और हमारा बात को सिर्फ सुन लीजिए आप, और मतलब वो क्वेश्चन समझ लीजिए। इस क्वेश्चन जिस तरह हम समझा रहे हैं समझ लीजिए, और जो जो शब्द हम आपको बोलेंगे वो शब्द आप ध्यान से सुन लीजिए। 1 से 2 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा, एकदम गारंटी इसका है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में आपको हल्का से बता देते हैं। हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया था, दो भौगोलिक प्रदेश में बांटा था। पहला प्रदेश में जो था थाईलैंड, बर्मा, माल्या, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था, जो एशिया महाद्वीप का मुख्य भूमि पर था। और दूसरे प्रदेश में था हिंदेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, बोर्नियो, जो टापू था। क्या था? टापू, समुद्र के किनारे था, समुद्र के किनारे था। समझ रहे हैं ना? बस अब इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं, इसका पहला लघुत्तरीय 2 अंक का प्रश्न जो है, 2 अंक का प्रश्न पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला जो है, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये किसी गांव की, ये आपको मतलब क्वेश्चन से समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? माइली गांव की घटना, एक गांव की घटना है बाबू। ये कहां की घटना है? एक गांव की घटना है। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था माइली, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर, जहां के लोगों को मतलब यहाँ के लोग वियतकांग के समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। मतलब अमेरिका मतलब वियतनाम के लोगों को अमेरिका सोचता था कि ये वियतकांग का समर्थक है, क्योंकि अमेरिका जो था वियतकांग का कट्टर विरोधी था। क्या था? कट्टर विरोधी था। तो सोचा कि ये वियतकांग का समर्थक है, तो वियतकांग का समर्थक उसको मानकर उस गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। पुरुषों को क्या किया? मार डाला। और औरतों बच्चों के बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, जो इसको भगवान भी माफ नहीं करता। ये सब सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार डाला, बलात्कार कर उन्हें भी मार डाला, और मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। कितना निर्दयी था अमेरिका सेना! आग लगा दिया। लाशों के बीच एक दवा बूढ़ा बच गया। इसको प्रमाणित रूप से दिखाने के लिए भगवान तो कुछ न कुछ तो रचना ही होगा। इस अत्याचार को बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए भगवान ने एक बूढ़ा को समझिए बचा दिया, जिसने इस घटना को उजागर किया। मतलब इस घटना को पूरे देश में फैलाया, पूरे देश में किया, बताया सबको। इस घटना का आलोचना पूरे विश्व में होने लगी और अमेरिका को थू करने लगा। ये भी लिख सकते हैं आप कि इस घटना को जब पूरा विश्व जाना तो अमेरिका के नाम पर लोग थू करने लगे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था क्या? हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। फ्रांसीसी प्रसार कहां? हिंद चीन में। कहां? हिंद चीन में। फ्रांसीसी कैसे आया,
क्या उसका प्रभाव पड़ा, देखिए क्या है ये समझिए। पहले हिंद चीन में फ्रांसीसी, हमारा देश में इंग्लैंड जो आए उसका प्रसार क्या था, फूट डालो और शासन करो, और पूरे देश पर शासन किया भी। यहाँ क्यों आया था, तो व्यापार करने के लिए। तो उसी प्रकार फ्रांसीसी भी हिंद चीन में की किया था, व्यापार करने के लिए। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी मतलब 1600 ईस्वी, 17वीं शताब्दी के मतलब 1600 ईस्वी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी एवं पादरी हिंद चीन पहुंच गए, है ना, हिंद चीन पहुंच गए। 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम, क्या अन्नान में, अन्नान जो बाबू है ये हिंद चीन का एक क्षेत्र है, समझिए, एक जिला, राज्य, जो भी बोलिए, एक शहर अन्नान में रुचि लेने लगा। सबसे पहले वही रुचि लिया, है ना। 1862 में जो है अन्नान से संधि करके संधि किया, 1862 में रुचि लेने लगा। 19वीं शताब्दी में, मतलब वही 19वीं शताब्दी मतलब 1800 शताब्दी में अन्नान, कोची, चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों का विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। पादरी मतलब वहां के पादरी के खिलाफ, पादरी समझ रहे हैं ना, जो पुजारी, पंडित जी, यहाँ की भाषा में पंडित जी भी बोल सकते हैं उनको, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि कर, मतलब अन्नाम के सैन्य बल सैनिक से संधि दोस्ती कर संधि के लिए बाध्य किया। अन्नाम के सैनिक को संधि करने के लिए बाध्य किया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया की संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोकन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। तोकन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन में आ गया। पूरे हिंद चीन फ्रांस के कब्जे में आ गया। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में वर्णन करें। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में वर्णन करें। हो ची मिन्ह जो क्या थे, एक आदमी थे, मनुष्य थे, उसके बारे में लिखना। हो ची मिन्ह का जब मतलब हो ची मिन्ह का एक और नाम है न्यूगन आई कावोक। न्यूगन आई कावोक को ही हो ची मिन्ह कहते हैं, है ना, हो ची मिन्ह कहते हैं, जो एक वियतनामी छात्र थे। क्या थे? जो एक वियतनामी छात्र थे। छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। मतलब जो समाज को, साम्यवादी किसको कहेंगे, समाज को सुधारने के लिए जो आदमी चल रहा है उसके पथ पर चलना, है ना, उसके पथ पर चलना। साम्यवादियों का एक गुट बनाया, है ना। उन्होंने 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। मतलब उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर ये पॉइंट याद रखिए, साम्यवादियों ये पॉइंट याद रखिए, ठीक। वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। अंततः 1930 में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी, मतलब 1930 में जो वियतनाम में जो लोग बिखरे हुए थे, जो लोग अपने देश से अलग थे, तो उसको किए इकट्ठा किए, एक गुट किए, एक मिलाए, एक गुट को एक जुट कर वियतनाम कांग सांग देन, है ना। जब गुट को बनाए, इकट्ठा करके आदमी को, देशभक्ति आदमी को इकट्ठा करके एक गुट बनाए, तो उसका नाम क्या दिए, वियतनाम कांग सांग देंग, अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो संपूर्ण उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, है ना। उग्र मतलब एक नरम दल होता है, एक गरम दल, तो गरम दल के समझिए थे, उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम के 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी।
आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका जो था हिंद चीन में कैसे घुसा, है ना। हिंद चीन में अमेरिका फ्रांस को समर्थन, क्योंकि फ्रांस का तो वहां पर सरकार था, सत्ता था, पहले से वहां व्यापार करके वहां के सरकार पर अधिकार था, सरकार उसके बस में थे। हिंद चीन में अमेरिका फ्रांस को समर्थन देने के बहाने, फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के, सॉरी एक मिनट देखिए फिर से समझिए इसको। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, देखिए क्या हुआ कि जब वियतनाम दो भाग में बट गया बाबू, वियतनाम जब दो भाग में बट गया तो दो भाग में जो था दक्षिणी वियतनाम में जो है था फ्रांसीसी समर्थित थी, वहां बाओदाई की सरकार थी और वो फ्रांस का समर्थक था सरकार। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी, है ना। इस बीच में दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण कर दिया। क्या किया, भयंकर आक्रमण कर दिया बाबू। और इस भयंकर आक्रमण से फ्रांस बुरी तरह पराजित हो गया, वह बुरी तरह हार गया बाबू। और उसमें लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब हार गए पूरी तरह, उनका सैनिक तितिर बितिर हो गए, तो उसका सैनिक 16,000 सैनिक, फ्रांसीसी सैनिक आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब हाथ उठा दिया, है ना। तो बिएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, है ना, उस पर अधिकार हो गया। जब अधिकार हो गया, इसी बीच में अमेरिका एंट्री मारा, और इसी बीच में अमेरिका एंट्री मारा कहकर क्या कि हम मतलब फ्रांस का समर्थन करेंगे, और फ्रांस का समर्थन देने के बहाने वो हिंद चीन में घुसा। ठीक वही यहां पर लिखा हुआ है, घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरुद्ध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी बीच 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के अनुसार वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थक सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवादी सरकार बाओदाई के नेतृत्व में बनी, है ना। अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन न्यो दीन दियम के हाथों में थी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बाबू क्या है कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक के मतलब कि इसमें किसी न किसी 2-3 चीज को रिएक्शन किया होगा, कंपाउंड किया होगा, मिलाया होगा, तबे वो हथियार बना होगा। रसायन के मतलब है, समझिए वही है होता है। यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभिक्रिया किया कंपाउंड है, जो अग्नि बमों गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक जाता है। क्या होता है, सट जाता है त्वचा में, और सट जाता है और वह जलता रहता है। इसका बड़े पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया, इसका बड़े पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग बाबू किया गया। देखिए आगे प्रयोग किया गया। रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का भी अमेरिकी सैनिकों द्वारा वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल किया गया। यह जो था अमेरिकी सैनिक द्वारा रासायनिक हथियार जो था एजेंट ऑरेंज अमेरिकी सैनिक द्वारा वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल किया गया। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी, और जब पेड़ का पत्ती झुलस जाएगा तब पेड़ पौधा बनाएगा, पौधा बेचारा नहीं बना पाएगा तो पेड़ भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा थी, एवं पेड़ मर जाता था। इस जहर का असर आज भी नजर आता है जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर के रूप में, है ना, ये भी याद रखिएगा। इसका जो है प्रभाव आज भी जन्मजात विकलांगता, मतलब अभी भी वहां बच्चा जो जन्म लेता है उसमें विकलांगता, शारीरिक रूप से कोई ना कोई एक चीज अपंग रहता है, और कैंसर के रूप में। समझ में आ गया आपको।
आगे देखिए, आगे क्या है, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का वर्णन करें, है ना, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का वर्णन करें। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है बाबू, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का वर्णन करें। औपनिवेश का मतलब समझे कि किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करना, वहां फैक्ट्री खोलना, वो उसी को की कहेंगे औपनिवेश। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना, नंबर 1, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाए, है ना, एक यूनियन मतलब एक मतलब मतलब एकता, सभी को एकता कर देना, मतलब इकट्ठा कर देना, सभी को मिलाना, यूनियन में बदल दिया जाए। हिंद चीन एवं फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा, है ना। हिंद चीन क्या कह रहा है, हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा, है ना, क्या होगा, स्वशासित अंग, मतलब उसका एक अपना हिस्सा होगा, है ना। हिंद चीन जो था फ्रांसीसी महासंघ का एक अपना हिस्सा होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचीन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया गया, है ना। हिंद चीन उसी को वही हुआ, हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचीन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया गया, संघ बनाया गया, है ना। नंबर 3, हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचीन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया गया। यही है, ये मतलब ये बोल दीजिए या ये बोलिए, उसी है, ये मतलब लिखा गया दोबारा। हिंद चीन संघ की विदेशी नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण होना चाहिए, है ना। हिंद चीन में जो सैनिक था, सैनिक संघ था, वहां जितना भी सैनिक था उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, फ्रांस का। जो फ्रांस कहे वही सुने, उस वही न होगा। जैसे भारत में इंग्लैंड के व्यापार करने के लिए आया, जब भारत पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया तो यहाँ का नियंत्रण मतलब सैनिक पर किसका अधिकार हो गया, इंग्लैंड के वहां जो यहाँ थे लॉर्ड जो थे, अंग्रेज आए थे, उसका अधिकार हो गया। वो जो कहते थे यहाँ के सैनिक के, वो सुनते थे। बात समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी इंडो चाइना का निर्माण कैसे होता है ना। फ्रांसीसी जो है इंडो चाइना का निर्माण कैसे होता है। फ्रांसीसी कंपनियों ने 1858 ईस्वी में वियतनाम में डेरा डाला, वियतनाम में डेरा डाला, मतलब डेरा डाला मतलब समझ रहे हैं, वहां रहने लगा पूरी तरह से। 1880 ईस्वी के दशक में के मध्य तक उन्होंने उत्तरी क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब डेरा डाला और वहां अपना नीति चालू कर दिया, और जब चालू कर दिया तो उत्तरी क्षेत्र पर इसका पकड़ क्या हो गया, मजबूत हो गई। फ्रांस चीन युद्ध के बाद, फ्रांस और चीन में एक युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने कोकीन और अन्नाम पर भी कब्जा कर लिया। फ्रांस जो था कोकीन और अन्नाम, ये दोनों क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र था, कब्जा कर लिया। 1887 ईस्वी में फ्रांसीसी इंडो चाइना का गठन किया गया, इसको भी याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी ने उपनिवेशवाद को अनिवार्य समझा, कारण सहित बतावे, है ना, कारण भी बताना है। कारण क्या था इसका, 2-3 कारण था बाबू। 2 कारण तो दिख रहा है, कच्चे माल की आपूर्ति, कच्चे माल समझ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य आवश्यक माल की पूर्ति के लिए उपनिवेश बनाना आवश्यक समझा गया। तो ऑटोमेटिक बात है, कच्चा माल के लिए उपनिवेश नहीं बनाएगा तो आएगा कैसे, निकलेगा कैसे। नंबर 2, असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। असभ्य के मतलब कई यूरोपीय देशों की यह राय थी कि अफ्रीकी एशियाई लोग सभ्य थे, असभ्य थे। क्या थे, असभ्य थे, मतलब उसके पास सभ्यता नाम का चीज नहीं था, तथा सोचते थे कि दुनिया के पिछड़े लोगों तक
सभ्यता का लाभ पहुंचाना विकसित यूरोप राष्ट्र का दायित्व था। विकसित यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व था। समझ रहे हैं? बस यही है, यही था। क्या था? फ्रांसीसी उपनिवेश का निवार। एक और मुख्य पॉइंट आपको बता देते हैं इसके बारे में कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। मतलब वहां जो पहले से डच और ब्रिटिश कंपनी थे उसके बराबरी करना था, उसका मतलब उसका सामना करना था। वो किस तरह का व्यापार वहां कर रहा था, तो उस सबसे पहले उसका सामना करना था उसके मतलब नीति और अति से, नीति नियम कानून से, है ना। सबसे पहले उसका सामना करना था। इस सबसे मुख्य पॉइंट कह सकते हैं इसको। दूसरा में ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु, है ना। औद्योगिक के लिए कच्चा माल तो जरूरी है, क्योंकि कच्चा माल जब तक नहीं आएगा, कच्चा माल के कमी से नहीं हमारा जो यूरिया का मतलब गुप्त रूप से आता है और महंगा बिकता है। कच्चा माल नहीं विदेश से आ पाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए। हमारा बात ध्यान से सुनिएगा। हो सके जरा सा धुंधला जना रहा होगा क्वेश्चन, मगर हमारा बात पर गौर कीजिएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। राष्ट्रवाद समझते हैं जो अपने देश के प्रति अच्छा लगाव, अपने देश के प्रति प्यार, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले आप समझ लीजिए जरा सा राष्ट्रवाद, इसके बारे में और बढ़िया से बता देते हैं हम। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे प्रेरित होकर लोग एक पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना? संगठित होते हैं और उसका उत्कर्ष करने के लिए उसका प्रयत्नशील होते हैं। यह एक प्रकार की सामूहिक भावना है। क्या है? सामूहिक भावना। जैसे एक परिवार में सामूहिक भावना होती है, एक समाज में सामूहिक भावना होती है। बाबू समझ रहे हैं ना? राष्ट्रवाद उसी को है। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का क्या थी था, देख लीजिए आप। 20वीं शताब्दी के शुरू से हिंद चीन में राष्ट्रवाद के लक्षण प्रकट हुए। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लाओस वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दिए। जब ये लिखे और सभी लोगों के पास जब गया तो सभी के दिल में अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति दिल में उसका हलचल पैदा हो गया। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीन के निवासियों को की प्रेरणा बन गया। मतलब प्रेरणा के मतलब सीख मिला, है ना। जब जापान रूस को हराया, इसके बारे में तो बतेबे किए थे कि जापान रूस को कैसे हराया। जापान जब रूस को हराया जाना तो हिंद चीन निवासियों को इससे प्रेरणा मिला, एक सीख मिला। रूसो एवं मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के दर्शन से भी उन्हें प्रेरणा मिली, है ना। उनके मतलब कि रूसो, ये आदमी का नाम था, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों, ये समाज सुधारक आदमी थे। इसके विचार से भी वहां के लोग को प्रेरणा मिला। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने और बढ़ावा दिया। सन्यात सेन जो थे, चीन में जब इसकी सरकार बनी तो उससे उनको और प्रेरणा उनका और बढ़ा, जागा, है ना। हिंद चीन के कोचिन चीन की सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में थे। बाकी 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश का कायम रहा, है ना। पुरातन राजवंश जो पहले से वहां राजा थे वही रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी प्रशासन ने कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की।
सदस्यों की निर्वाचन की व्यवस्था की। सैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को भी स्थान दिया गया, जो वहां के इर्द गिर्द थे वहां के लोगों को भी स्थान दिया जाने लगा। राज घरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार किया। इस बीच 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में वियतनामी साम्यवादियों का एक दल बनाया। क्या किया? 1917 में हो ची मिन्ह ने छात्र से मिलकर एक दल बनाया, है ना, दल बनाया। पुनः हो ची मिन्ह साम्यवादी की शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया। कहाँ गया? मॉस्को गया। उसको अधिक जानकारी के लिए, उस चीज के लिए साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया गया। 1925 में जो था वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने सैन्य प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। मतलब जो कार्यकर्ता थे उस दल का उस सैन्य प्रशिक्षण, जो सैनिक जो प्रशिक्षण करते हैं वो भी प्रशिक्षण किए। अतः 1930 ईस्वी में उसने औपचारिक रूप से वियतनाम साम्यवादी दल की स्थापना की, है ना। 1930 ईस्वी में आर्थिक मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। जब पूरा विश्व 1930 में आर्थिक मंदी हुआ तो और वहां के राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। मतलब पूरा और मेहनत करने लगा ताकि हमारा आर्थिक मंदी हमारा देश के ना हो। पूरा मेहनत करने लगा। चावल और रबड़ के दाम गिर गए तथा बेरोजगारी बढ़ गई। ऐसे में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। जितना आर्थिक मंदी आ रहा था वहां के देशभक्त व्यक्ति और पूरा मन से और कम समय में, मतलब अच्छा टेक्निक से और अपना रोजगार बढ़ाने लगा, मतलब खेती करने लगा। ऐसे में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यद्यपि फ्रांसीसी सरकार ने दमन चक्र से आंदोलन दबा सा गया, है ना। मतलब कि इसके कारण वहां फ्रांसीसी सरकार ने मतलब ऐसा नियम लाया, दमन चक्र चलाया, ताकि सोचा कि इस आंदोलन को, इस देशभक्ति को कुचल दिया जाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान थी। मतलब वो तो कुछ क्षण के लिए दबा, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर घाव हो रहा था, अब बहुत बड़ा घाव हो रहा था। और अंतकार वो ज्वालामुखी की तरह फूटा और वो अपना स्वतंत्रता प्राप्ति की। समझ गए? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। राष्ट्रपति निक्सन के हिनचिन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। सोचने वाली बात है कि शांति के लिए क्या करेगा। जो परेशान कर रहा था, जो तकलीफ होगा, उसको, उस नियम को, उस कानून को हटाएगा, एक अच्छा तरह के कानून लाएगा। युद्ध होता होगा, उसको खत्म करने के लिए कहा, मतलब नियम बनाया होगा। या जो बात नहीं मानता होगा उस पर और अत्याचार करके उसको शांत करने की नियम कानून बनाया होगा। वही 5 सूत्री है। राष्ट्रपति निक्सन ने हिनचिन के संबंध में 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थी। नंबर 1, हिनचिन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर स्थान पर रहे। मतलब कि हिनचिन की सभी सेना युद्ध बंद करके जहां पर है वहां पर रहे, है ना। जहां पर जो है वहां पर रहे। नंबर 2, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। मतलब युद्ध विराम का जो देखरेख है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो बड़ा बड़ा देश है वो देखेगा, है ना, कि कोई
मतलब अंदरे अंदरे तो नहीं कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, है ना, वही लिखे हैं। नंबर 3, उस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करे, है ना, अपनी शक्ति का मतलब कि अगर युद्ध रुका हुआ है और फिर धीरे धीरे मतलब अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर नहीं करे और करने के जैसी इकट्ठा हो जाए फिर अगला आगे आप अटैक नहीं कर दे, है ना, ऐसा नहीं करे, शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। नंबर 5, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी, कोई तरह का लड़ाई नहीं रहेगा, मतलब आर्थिक लड़ाई भी नहीं और मानव आपदा लड़ाई भी नहीं। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। जब विराम हो गया तो जो भी बात था सबको अंत करना चाहिए, है ना, अंत करना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में था कि इसका क्या प्रभाव पड़ा बाबू, इसका प्रभाव क्या पड़ा, देख लीजिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, शांति जो प्रस्ताव था 5 सूत्री विवरण उसको अस्वीकार कर दिया, मतलब नहीं माना। अमेरिकी सेना पुनः बमबारी शुरू कर दी, जब नहीं माना तो वहां का सेना पूरा तुरंत बमबारी शुरू कर दी। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम के आपत्ति जताई। इस सब में समझौता हुआ मगर दक्षिणी वियतनाम में आपत्ति जताई कि नहीं हम अति को नहीं मानेंगे, पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया, है ना, और उसको फिर जब नहीं माना तो फिर बमबारी शुरू किया। तो फिर ये क्या किया, पुनः अपनी समझिए पुनः पंचायती के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया, अभी वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिरे गए कि इनकी कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से भी ज्यादा था। जो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे ज्यादा विध्वंसकारी हुआ, है ना। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनाम डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वो डटा रहा और अंत में समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में तो बता ही दिए थे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, है ना, मतलब उसका जो वहां व्यापार कर रहे थे वो सबसे पहले था कि इससे हम कैसे इसके सामान जो सामान वो बेच रहा है वहां व्यापार कर रहा है उसके सामान हम कैसे करें। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, चीन में उनकी व्यापक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, अतः सुरक्षात्मक उद्देश्य से हिंद चीन क्षेत्र को सुरक्षित समझकर दोनों तरफ भारत और चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरी ओर औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल की आपूर्ति, जब कच्चा माल नहीं रहेगा तो फैक्ट्री में वो सामान नहीं बनेगा। और तीसरा था कि वहां के समाज सभ्य को विकसित यूरोप में राज्यों को असभ्य था जो सभ्य बनाना, ये तो हम बता ही दिए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा नई शिक्षा नीति क्यों लागू की गई, इस नीति की कमियां बताएं, है ना। जो नीति लाया था नई शिक्षा नीति, इसमें खामियां क्या थी, मतलब त्रुटि क्या था, वही बताना है। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद केवल आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, अपितु इसके पीछे सभ्यता अभियान का विचार भी कम रहा था, है ना। सभ्यता पर मतलब वहां की शिक्षा संस्कृति पर भी आर्थिक रूप से पैसा कम लगाया जा रहा था। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसी नई शिक्षा व्यवस्था लागू की। दूसरे उन्होंने प्रशासन चलाने के लिए शिक्षित नागरिकों का भी
आवश्यकता थी, है ना। नई शिक्षा नीति लाई और सैनिक को भी वैसे सैनिक को ले रहा था जो शिक्षित नागरिक थे। इन स्कूलों में केवल अभिजाति वियतनामी प्रवेश पा सकते थे जो जनसंख्या का एक छोटा सा भाग था, है ना। कहने का मेरा मतलब हो गया कि उस स्कूल में वे वियतनाम जा सकते थे, है ना। वही लिखा है, इन स्कूलों में केवल अभिजात वियतनामी प्रवेश पा सकते थे, जो वियतनामी थे वही पा सकते थे जो अल्पसंख्यक थे, कम जनसंख्या में थे। नंबर 2, कम विद्यार्थियों को ही पास कराया जाता था और उसमें कम विद्यार्थी को पास करता था। जानबूझकर अधिकतर विद्यार्थी को फेल कर दिया जाता था ताकि उन्हें अच्छी नौकरी ना मिल सके। सोचिए कितना मतलब कि एक तो मतलब कि आर्थिक रूप से लोग को मारते हैं, मगर ये मतलब आर्थिक रूप से मारने के साथ साथ मतलब भविष्य भी मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जानबूझकर फेल कर देते थे और उसको अच्छा नौकरी नहीं मिल पाते थे। नंबर 3, नई पाठ्य पुस्तक में फ्रांसीसी शासन को तथा औपनिवेशिक शासन को उचित बताया गया था। मतलब कहने का मेरा मतलब हो गया कि जो वहां के पुस्तक था उसमें फ्रांसीसी शासक जो था, फ्रांसीसी वहां शासन जो कर रहा था और वहां जो व्यापार करता दुकान था आपका, उनका व्यापार था, फैक्ट्री था, उसको उस किताब में उचित बताया गया था। नंबर 4, पुस्तकों में वियतनामियों को अडीग और पिछड़ा हुआ दिखाया जाता था। मतलब कहता था कि वियतनामी लोग बड़ी अडीग होते हैं, मतलब बहुत जिद्दी होते हैं, हट होते हैं और पिछड़ा होते हैं, पिछड़ा दिखाया गया, जो केवल शारीरिक श्रम करने के योग्य होते हैं, जो मतलब दिमाग से तेज नहीं, वो सिर्फ शारीरिक श्रम माने मजदूर मतलब पूरा खटने के लिए सिर्फ जानते हैं, पूरा खटने के लिए जानते हैं। 5 में विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वियतनाम में समग्र विकास के लिए केवल फ्रांसीसी ही शांति का वातावरण कायम कर सकता है। वहां के बच्चों को बताता था कि वियतनाम में सिर्फ शांति का एक ही ऑप्शन है, फ्रांसीसी वहां उस वियतनाम में शांति कायम कर सकते हैं, जबकि वे सिर्फ अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। मतलब जबकि वो वहां व्यापार करने के लिए गए थे तो वो अपने देश के बारे में, अपने पेट के बारे में नहीं सोचते, वहां शांति के बारे में क्या सोच सकते थे। लेकिन वहां के बच्चा को इस तरह से बताया जाता था। बात समझ में आ गया? चलिए, आज का क्लास यही समाप्त हुआ। ये 2 अंक और 5 अंक का क्वेश्चन था बाबू, और 1 से 2 बार सुनिए और कॉपी में अपना लिखिए। और किताब तो एकदम पढ़िए, किताब नहीं पढ़िएगा तो आपको डीपली नॉलेज कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप किताब पढ़िए पहले, उसके बाद हम जो प्रश्न बताए हैं उसको आप ध्यान से सुनिए या देखिए और 1 से 2 बार कॉपी में लिखिए, आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।